सतीश प्रकाश जी, क्या स्टैंड है इस पर आप लोगों का? आप दलित चिंतक हैं, बहुत सारी आर्टिकल्स आप लिखते रहते हैं, दलित एक्टिविस्ट हैं। क्या है नहीं, इसके मतलब और मायने? इतना भी किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्याय मिलना इतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन न्याय होता हुआ दिखना चाहिए। बिल्कुल। जो व्यवस्था के अंतिम पायदान के ऊपर व्यक्ति बैठा है, उसके अंदर न्याय की आस खत्म नहीं होनी चाहिए। ये निर्णय गैर संवैधानिक है। हम्म। जब संविधान सभा में ये मामला डिस्कस हो चुका कि ये दलितों की जो सूची होगी, ये केंद्रीय सूची होगी, बाकायदा इसको केंद्र जारी करेगा, हम्म। ये राज्यों की सूची नहीं है। हम्म। पिछड़ी जाति की दो सूचियां होती हैं, एक राज्य की सूची होती है, एक पिछड़ी जाति की सूची हो, एक केंद्र की सूची होती है। हाँ। वो इसलिए होती है कि पिछड़ी जातियों में अलग अलग राज्यों में अलग अलग एक ही जाति की मनोस्थिति अलग अलग है। दूसरी बात मैं आपको ये कहता हूं कि देखिए, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि न्याय का नियम एक कहता है, बिना साक्ष्यों के आधार पर आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, चाहे इस देश की न्याय व्यवस्था इसी के ऊपर निर्भर है। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी शायद जल्दी में थे, उन्होंने कहा कि निर्णय आज ले लो, साक्ष्य बाद में जुटा लो। भारत में किसी भी केंद्र सरकार के ऊपर, किसी भी राज्य सरकार के ऊपर, किसी जाति, कौन सी जाति कितना पिछड़ा है, किस जाति का रिप्रेजेंटेशन कितना है, ऐसे आंकड़े नहीं है। कहीं ना कहीं माननीय सर्वोच्च न्यायालय को पहले राज्य सरकारों से या केंद्र सरकार से ये आदेश जारी करना चाहिए था कि जाइए आप आंकड़े जुटाइए। एक बात मैं और कहूंगा, आपने कहा कि इस देश के दलितों को कहा जाना चाहिए था। ऐसा नहीं है। इस देश का दलित, इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में, इस देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास रखता है। जब प्रमोशन में अरे, जितना आपका हक है उतना हमारा हक है, हम सभी का बराबरी। किसने कहा कि देश के दलितों को कहा जाना चाहिए? कहां कहां से लेकर आते हैं आप लोग ऐसी बातें, सतीश प्रकाश जी? किसने बोला ऐसा? देखिए देखिए, आपने चंद्रचूड़ जी की एक बात कही है। हाँ। उस निर्णय में आदरणीय चंद्रचूड़ जी ये कहते हैं कि भारत में 1916 में सूची बनी अनुसूचित जाति जनजाति की। उनको शायद ये बात उनके दिमाग से निकली, या सोलिसिटर जनरल इस बात का विरोध नहीं कर पाए कि भारत के दलितों की सूची 1911 में, जनगणना भारत के दलितों की आबादी को 1911 में बाकी हिंदुओं की आबादी से अलग कर दिया। ठीक है, 10 मानक है। ठीक तो है। आप गलत तथ्यों के आधार पर अगर कोई निर्णय लेंगे, हाँ। निश्चित रूप से इस देश का दलित कमजोर है और वो न्याय व्यवस्था से ये उम्मीद नहीं करता। हाँ। कहीं ना कहीं एक छोटी सी बात और कह दूं कि जब कैसी बातें कर रहे हैं सतीश प्रकाश जी? आप आप कह रहे हैं कि न्याय व्यवस्था से वो उम्मीद नहीं करता। मतलब मुझे लगता है कि इस तरह के बयान से बचने की कोशिश करनी चाहिए। न्याय से नहीं उम्मीद करेगा कोई भी व्यक्ति हिंदुस्तान में रहने वाला, वो कहाँ जाएगा? सतीश जी, इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम है, हम सब उसके नीचे ही आते हैं। ये अलग बात है कि हम उसके फैसलों को चुनौती दे सकते हैं, उस पर आपत्ति जता सकते हैं और उस पर फाइट को आगे बढ़ा सकते हैं। नहीं, मैं गंगा साहे जी, आपकी टिप्पणी। श्याम सुंदर शरण जी हम पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी, इसके बाद में आ रही हूं। गंगा साहे जी, क्या है स्टैंड इस पर? मुझे लगता है कि एक लोकतांत्रिक देश में हर नागरिक को अपनी असहमति दर्ज करने का अधिकार है, चाहे वो उच्चतम न्यायालय हो या सरकार का कोई फैसला हो। लोग उच्चतम न्यायालय के इस फैसले को सरकार से जोड़कर इसलिए देख रहे हैं कि सरकार ने जो फैसला है उसको लाने के लिए अपने वकील कोर्ट में खड़े किए। उन्होंने वही तर्क दिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की मंशा यही रही कि वे दलितों के बीच में एकता को तोड़े और उनको आपस में लड़ाए। ये फैसला दलितों आदिवासियों की एकता तोड़ने के लिए है, क्योंकि सरकार ने देखा कि पिछले 3-4 बार उन्होंने ऐसा टेस्ट करके देखा कि दलित आदिवासी कहाँ जा रहे हैं। तो पहले SC/ST एक्ट में बदलाव किया तो लोग सड़कों पर उतरे, सरकार को अध्यादेश लाना पड़ा। जब क्रीमी लेयर की बात, जब रोस्टर प्रणाली में बदलाव किए गए तो रोस्टर प्रणाली के खिलाफ भी दलित आदिवासी इकट्ठे हुए और फिर वो वापस लेनी पड़ी। तो इससे लगता है कि सरकार बार बार टेस्ट करना चाहती है कि दलित आदिवासी एकजुट है या टूट चुके हैं। उनको धर्म के रास्ते पे कैसे लाए, पहले आपस में लड़ाएं। वो जो संविधान में यकीन करते हैं उस संविधान को छोड़ करके वो आपस में लड़ने लगे और मूल मुद्दे से उनका ध्यान हट जाए। मूल मुद्दा क्या है कि लोगों को नौकरियां नहीं और उधर वो हम पार्टी के देखिए सरकार ने- महादलित सुन एक लीजिए, ऐसी आबादी है, मुसहर जाति से आते हैं जीतन राम मांझी, सुन लीजिए, पूर्व सुन लीजिए मुख्यमंत्री ना। रह गए, उनकी भी बात हो जाए। वक्त कम है, संगीत रागी जी की बात वरना रह जाएगी। एक मिनट और श्याम एक मिनट सुंदर आधा शरण जी मिनट के और पास चलते हैं। उनकी आधा पार्टी मिनट तो और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ी हुई है, उसके बाद में आ जाऊंगी। क्यों खड़े हैं आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ में, बताइए श्याम सुंदर शरण जी। बिल्कुल स्पष्ट है ना कि आजादी के 76 साल हो गए, ये जो तमाम विचारों को लोग रख रहे हैं,
तो इसमें उनको यह भी तो देखना चाहिए कि आखिर 76 साल के बाद कुछ लोग हैं जो हाशिए पर पड़े हैं, उनको कौन देखेगा, उनके लिए कौन चिंता करेगा। ये तमाम लोग जो सवाल उठा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट पर और सरकार पर और किसी पर भी, जो कोई भी इसके पक्ष में बात बोल रहा है, तो उन तमाम लोगों को सवालों को घेरे में रख रहे हैं। सबसे बड़ी बात है जिसको शायद कोई देख रहा हो कि आज हालात ऐसे हैं कि जिनकी लड़ाई है उनके हालात कैसे हैं कि वो सड़क पर आ भी नहीं पाते हैं, वो अपनी बात कह भी नहीं पाते हैं। हाँ। उनको कोई सुनने वाला तो छोड़ दिए, उनके बीच में से कोई सुनाने वाला भी नहीं है। और जो कोई सुनाने वाला है या जो कोई प्रयास करता है उसके साथ लोग किस तरह से पेश आते हैं। तो चलिए ठीक है, इस वक्त हमारे साथ अनिल हंस जी जुड़ चुके हैं, उनके पास मैं जाऊंगी। आप भारतीय मूल निवासी मोर्चा के अध्यक्ष हैं, उनसे मैं और ज्यादा चर्चा करूंगी, लेकिन संगीत रागी जी बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संगीत रागी जी, तमाम पैनलिस्ट को आपने सुना है, आपकी टिप्पणी इस पर। देखिए चित्रा जी, मुझे लगता है कि दलित विचारकों में भी बहुत दिनों से पहले से आवाज आ रही थी कि दलितों के अंदर भी आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि कुछ ही दलितों के अंदर जातियां हैं जो आरक्षण का लाभ उठा पाती हैं, जो मुसहर, जो डोम, बाकी अन्य ऐसी जातियां हैं जिनको लाभ नहीं मिलता है। मुझे लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमें सम्मान करना चाहिए था। ये और बात है कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमति दर्ज कर चुकी है, और प्रधानमंत्री जब डेलीगेशन मिलने गया तो उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे और आरक्षण की जो व्यवस्था है वो वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन मूल जो ये चीजें हैं वो एक सोचने वाली बात है। क्या रामविलास पासवान के बेटे को उतनी ही आरक्षण की जरूरत है जितना एक डोम या एक कोई और व्यक्ति जो है वो निचले स्तर पर जाकर के समाज के अंदर है? क्या उसको उसकी उतनी ही आवश्यकता है? एक मुसहर का बच्चा जो आरक्षण का आज तक लाभ ही नहीं ले पाया है। अभी एक मित्र बोल रहे थे कि केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रोफेसर्स के पद पर नहीं है, ये बिल्कुल अपने आप में गलत है। एसटी कैटेगरी में आप देख लीजिए जितने मीना हैं, और मीना में मैं कह सकता हूं, मैं बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि उसमें बहुत सारा फ्यूडल वगैरह भी, उनकी जमीन जायदाद यदि आप उनका आकलन करेंगे तो उनको एकड़ों का ही नहीं है, सीमांत किसान से भी बड़े बड़े किसान हैं। लेकिन जितने भी बेनिफिट एसटी के बेनिफिट्स होते हैं, मेरे पास आंकड़े हैं, हम कह सकते हैं कि उसमें अधिकांश मोर देन 50% जितना जो बेनिफिट है वो एक कम्युनिटी उसका बेनिफिशियरी रहा है, और वो मीना कम्युनिटी रहा है, बाकी और कोई कम्युनिटी नहीं रहता है। तो ऐसी स्थिति में ये सवाल उठना वाजिब है कि क्या एससी कैटेगरी या एसटी कैटेगरी के अंदर कुछ ही जातियों का वर्चस्व होना चाहिए, वही राजनीति में प्रतिनिधित्व करते हैं और वही सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व करते हैं। ओबीसी कैटेगरी में आप देखिए, यादव, कुर्मी और कुशवाहा, इन तीन को निकाल दीजिए तो बाकी ओबीसी कैटेगरी 5013 जातियां हैं। ठीक है, उधर नहीं जाते, अभी SC/ST पर ही रहते हैं। अनिल हंस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, आज क्योंकि बहुत ज्यादा मेहमान है, इस पर बहुत सारे हमारे साथ दलित चिंतक भी मौजूद हैं। अनिल हंस जी भी जुड़े हुए हैं जो लगातार दलितों की आवाज को मुखर तरीके से उठाते हैं। अनिल हंस जी, क्या है स्टैंड आप लोगों का इस पूरे मामले पर? वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हम उसका बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि जो 1975 से लेके आज तक 1950 से हमें जो आरक्षण मिला था, वर्गीकरण, ये बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर की देन है। उन्होंने संविधान में 16.4 जो अनुच्छेद है उसमें उन्होंने क्लियर कर दिया था, अगर दलितों में कोई अति दलित रह जाता है तो 16.4 जो उसका अनुच्छेद है उसमें उसको वर्गीकरण कर सकते हो। और मैं पर्टिकुलर पंजाब से बात कर रहा हूँ। हाँ। पंजाब में इस वक्त दलितों का ये इतना बुरा हाल है यहाँ पर कि उनको आरक्षण में जो फायदा है वो मिल ही नहीं रहा, क्योंकि जो 12.5% में अदर समाज था, 12.5% जो वाल्मीकि मजबी सिख समाज को मिला, 12.5% रविदासिया समाज को मिला और अदर को। इसमें क्या था, जो पंजाब में वाल्मीकि मजबी समाज की जो गिनती है, एक चीज मैं आपसे करेक्ट करना चाहूंगी अनिल हंस जी, आपने यहाँ पर संविधान के आर्टिकल 14.4 का हवाला देते हुए कहा है कि बाबा साहब ने कहा था कि वर्गीकरण कर सकते हैं दलितों के भीतर भी। अभी हमारे पैनलिस्ट की ओर से कहा गया कि नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। अनिल हंस जी, ये संविधान फिर ढंग से पढ़ा जाए, जिन्होंने बोला उस पे आर्टिकल 16.4 है, जिसपे बाबा साहब ने इसमें क्लियर किया हुआ संविधान में 16.4 आर्टिकल में आप वर्गीकरण कर सकते हो। और जो ये वर्गीकरण किया है, ये बहुत ही अच्छी और ऐतिहासिक पहल है जो मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने की है। इससे जो दलित इस फायदे से वंचित रह चुके थे, अब उनको इस चीज का फायदा मिलने लगेगा। क्योंकि पहले ये होता था, जो
लिखे दलित थे, हमेशा इसका फायदा उठाते रहे। और जो पिछड़े वर्ग में जो बाकी दलित रह गए थे उनको आज तक कभी इस चीज का फायदा नहीं मिल पाया। लेकिन पंजाब में तो ऐसा वर्गीकरण किया गया था ना, आपने कहा कि पंजाब में फायदा नहीं मिल रहा है। 1975 से लेकर उसके बाद के 2000 के बाद भी कई सालों तक वर्गीकरण किया गया था ना पंजाब में, तो सबसे पहले वहीं से ये खबर सामने आई थी। बिल्कुल 12.5% पंजाब से ही चला। हाँ। लेकिन 2010 में जो इसके ऊपर मानयोग हाई कोर्ट में इन्होंने रिट लगा दी थी, उसके कारण जो फिर उसमें स्टे मिला, स्टे मिलने के बाद अब ये कंटिन्यू चल रहा था। अब जो इसी फैसले के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाकर इसको पक्का किया, हम सुप्रीम कोर्ट का जो है बहुत धन्यवाद करते हैं।